बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 405 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं ये फैसला तुम पर छोड़ चुका हूँ। अगर तुम रुकने वाले नहीं हो तो एक छोटा मोटा चक्कर लगा लेना बाहर का, मगर एहतियात के साथ। डॉक्टर मूंग के आखिरी जुमले में एक तंबीह पोशीदा थी। मैंने कहा, अब हाथ पांव बांध कर पूरा दिन घर के अंदर भी तो नहीं गुजारा जा सकता ना। जवाब में डॉक्टर मूंग ने कंधे उचकाने पर इक्तफा किया। दोपहर का खाना हमने एक साथ बैठकर खाया। खाने का बंदोबस्त डॉक्टर मूंग के मुसल्ला मुलाजिम चंदर ने किया था। ताहम इसी दौरान में पुलिस के दो सादा लिबास जवान बंगले की हिफाजत के लिए वहां पहुंच गए थे। वो दोनों नहायत ही अलर्ट और उकाबी निगाह रखने वाले पुलिस एहलकार थे। एक मामूली कार्रवाई थी। थोड़ी देर पहले इस बंगले पर 4 अफराद ने दावा बोला था। पुलिस का फर्ज बनता था वो इस बंगले में बसने वालों की हिफाजत का इंतजाम करे, और उसने ये इंतजाम कर दिया था। खाने के दौरान में मैंने महसूस किया डॉक्टर मूंग बड़ी यादा नजर से थोड़ी थोड़ी देर बाद लीयान की तरफ देख रहा था। उसकी नजर में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे परेशान कर दिया। खाने के इख्तिताम पर जब लीयान हाथ धोने के लिए उठी तो मैंने डॉक्टर मूंग से पूछ लिया, डॉक्टर लीयान के हवाले से तुम क्या सोच रहे हो? वो चौंका, कुछ नहीं। उसने बात घुमा दी। मैंने कहा, बताना नहीं चाहते तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने महसूस किया है तुम जब भी लीयान की तरफ देखते हो तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी भर जाती है। इसकी कोई खास वजह? उसने गहरी सांस छोड़ी और गंभीर आवाज में बोला, फैजान, मैं अपने एहसासात की वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन इतना जान लो कि मुझे इस लड़की की तरफ से गहरी तशवीश है। वही तो मैं पूछ भी रहा हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी तशवीश मुझे भी परेशानी में मुब्तला कर रही है। वो गहरी सोच में डूब गया। उसकी पूरी इसरार खामोशी से मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने पूछा, क्या लीयान भी किसी हवाले से मेरे लिए मुज़र साबित हो सकती है? ये बात नहीं वैदान। वो जल्दी से बोला, लीयान नहायत अच्छी और मुतावन लड़की है। मेरी तशवीश और फिक्रमंदी का सबब ये है कि मैं महसूस कर रहा हूँ अनकरीब लीयान को कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचने वाला है। मैंने चौंके हुए अंदाज में सवाल किया, किस नोयत का सदमा? मैं फिलहाल इसकी वजाहत नहीं कर सकता, डॉक्टर मूंग ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा। इस वक्त लीयान वापस आ गई और हम उस मौजू पर मजीद गुफ्तगू ना कर सके। डॉक्टर मूंग ने बावाज़े बुलंद कहा, खाने से तो फारिग हो गए। मेरा मशवरा है तुम दोनों थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तुम लोगों ने सुबह से बड़ी मुशक्कत उठाई है। शाम में फ्रेश अप होकर सैर सपाटे को निकल जाना। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, आओ मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। उसी वक्त डॉक्टर का नेपाली मुलाजिम चंदर वहां पहुंचा और इतला दी कि जानूस मिलने के लिए आया है। डॉक्टर ने आंखों में चंदर को कोई इशारा किया तो वो उल्टे कदमों वापस चला गया। डॉक्टर हमें कमरा दिखाने के लिए हमारे साथ हो गया। चंद सेकंड बाद हम एक शानदार बेडरूम में मौजूद थे। डॉक्टर हमें बेडरूम में छोड़कर चला गया तो लीयान की सूरत पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर की नामालूम तशवीश मेरे ज़हन में चकराने लगी। डॉक्टर मूंग ऐसा शख्स नहीं था कि उसकी किसी भी बात को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता। वो सांगफू जैसी अजीम शख्सियत का खलीफा नाइब था। मैं सांगफू की रूहानी सलाहियतों का मोतरिफ था। डॉक्टर मूंग रिफोशे के कई कमाल भी मेरे तजरिबे में आ चुके थे। लीयान के हवाले से उसने अपने जिन मुबम एहसासात का इजहार किया था, उससे भी मैं अच्छा खासा फिक्रमंद हो गया था। ये फिक्रमंदी चेहरे से छलकी तो लीयान पूछे बिना ना रह सकी, क्या हुआ वैदान? मेरा मतलब है शून। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम खासी उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। मैं अपनी परेशानी के बारे में उसे क्या बताता? उसका ध्यान बटाने के लिए कह दिया, जब तुम मुसलसल गलती पर गलती किए जा रही हो तो मैं उलझूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा? मैंने क्या किया है? वो हैरत भरी नजर से मुझे देखने लगी। मैं वैदान नहीं शून हूँ, तुम्हारा शोहर शून। मैंने उसकी गलती की निशानदेही करते हुए बात निभा दी, और ये नुक्ता तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बेसाख्ता उसकी हंसी निकल गई, फिर वो हंसी चली गई। उसकी इस हरकत ने मुझे उलझा दिया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि उस पर ठट्ठा मार कर हंसा जाता। मैं एकदम संजीदा हो गया और कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, लीयान तुम्हें क्या हो गया है? बेतरह हंसे चली जा रही हो। क्या मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुना दिया है? ये लतीफा नहीं तो और क्या है? वो हंसी को रोकते हुए बोली। मैं मजीद उलझ गया, क्या मतलब? तुमने कहा तुम मेरे शोहर शून हो। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोली, ठीक है, हम मियाँ बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं। तुम मेरे शोहर और ना ही मैं तुम्हारी बीवी। मेरा ख्याल है कम से कम तन्हाई में तो इस ढोंग की जरूरत नहीं है। अगर हम इतना डूब कर मियाँ बीवी का रोल अदा करने लगे तो तन्हाई के लम्हात में कोई संजीदा मसला भी खड़ा हो सकता है। वो एक फितरी बात कर रही थी। इस किस्म का कोई मसला खड़ा होना नामुमकिन नहीं था। बहरहाल मैंने इस मौजू को बहस बनने नहीं दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस इतनी सी बात पर तुम कह के लगा रही थी? जवाब में वो एक मर्तबा फिर हंसी। दरअसल ये बात है कि शोन एक बोरिंग इंसान है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई थी कि तुम शोन कैसे हो सकती हो? तुम्हारी जिंदगी तो एडवेंचर और सनसनी खेजी से भरी पड़ी है। एक दो नजारे तो देख भी चुकी हूँ। आइंदा ये आंखें पता नहीं क्या क्या दिखाएंगी।
बात खत्म करते ही वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराती। मैं बेहद मोहतात नजर से उस फिलिपाइनी हसीना को देखने लगा। वो इस वक्त मुझे खतरे की एक घंटी दिखाई दे रही थी। जब कोई औरत किसी मर्द के सामने अपने शोहर के ऐब गिनवाते हुए उसकी तारीफ करे तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। लियान मुझे एडवेंचरस और शून को बोरिंग कह रही थी। अगरचे ये हकीकत भी होती तो भी उसे इस इजहार में एहतियात करना चाहिए थी। लेकिन अमेरिकी कल्चर के परवरदा मर्द और जन बड़े बेधड़क और मनमोजी होते हैं और अक्सर मामलात में औरतें मर्दों की बनिस्बतन ज्यादा बोल्डनेस का मुजाहरा करती हैं। लियान अगरचे फिलिपाइनी थी, ताम एक तवील अरसे से वो अमेरिका बहादुर की फदाओं में सांस ले रही थी। उसका बहादुर बन जाना मुंतकी बात थी। मैंने मौके की मुनासिबत से बात को संभालते हुए कहा, शून, तुम्हारी नजर में बोरिंग होगा मगर मेरा ख्याल तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे क्या इख्तिलाफ है? वो संजीदगी से बोली। मैंने कहा, मेरी नजर में शून के लिए बेचारा का टाइटल ज्यादा मौजू रहेगा। वो कैसे? उसने पूछा। तुम अपने तर्ज अमल को दयानतदारी से नापो तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, क्या तुम मुसलसल 4 साल से उसके साथ ज्यादती नहीं करती चली आ रही? तुम बरदाना बलाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो निगाह चुराते हुए बोली। मैंने जमीनी हकीकत और फितरी असूल बयान किया है। मैंने भी तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी थी। ठीक है, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। मैंने कहा। लियान मेरे हिसाब से किसी नफ्सियाती आर्दे में मुबतला थी। शून से उसकी शादी को 4 साल हो गए थे मगर अभी तक वो 2 से 3 नहीं हुए थे। लियान बच्चा पैदा करने से गुरेजा थी और इसी दौरान में उसके 3 अबार्शन हो चुके थे। वो अडॉप्शन के हक में थी लेकिन डिलीवरी के मराइल से गुजरते हुए उसकी जान जाती थी। खैर, डिलीवरी भी कोई मसला नहीं था। आजकल ऑपरेशन का जमाना है। लियान की परेशानी कई माह पर मुश्तमिल वो अरसा था जिसके बाद डिलीवरी की जरूरत पेश आती है। इस अरसे के नशीबो फराज तो बहरहाल उसको झेलना थे और वो इसी से खौफजदा भी थी। मैं उसके मसले को बड़ी हद तक समझ गया और उसे ठीक करने का इरादा भी रखता था। उसके बिलक्स शून को अपने बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। बाद में भी यही बात होगी वैदान शून। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसने चौंक कर पूछा। जरा देखूं जानूस क्या खबर लाया है। मैंने कहा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर उसका जवाब सुने बगैर मैं वहां से चला आया। जानूस और डॉक्टर मोंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए लियान के हवाले से मेरा ज़हन मुतज़ाद ख्यालात में घिरा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लियान के मुतरन्नम और जिंदगी से मामूर कह के सुने थे। वो डॉक्टर मोंग का एहसास बताता था उसे कोई बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है। मैं अपने मुशाहिदे और डॉक्टर मोंग के तजर्बे को जुठलाने की पोजीशन में नहीं था। शायद इसलिए मेरा ज़हन उलझा हुआ था। पता नहीं वो कौन से दुख से खमकनार होने वाली थी। मैं डॉक्टर मोंग और जानूस के साथ जा बैठा। उन्होंने मेरी आमद को महसूस नहीं किया और अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। जानूस इस वक्त मोंग को सुबह वाले वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहा था। उसके मुताबिक सुर्ख जीप में 3 मुसल्ला अफराद ने आज सुबह हमारा ताकुब किया। वो चोरी की साबित हुई। हमने मुसल्ला हमलावरों की वो दुर्गत बनाई कि उनमें से 2 मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। तीसरा तवादे की ताब ना लाकर बेहोश हो गया था। उस बेहोश शख्स को जानूस ने पुलिस के हवाले करके तहकीक कराई तो कोई अहम बात मालूम ना हो सकी। वो एक 3rd रेट गुंडा था जो मुआवजा लेकर कत्लो गारत गरी जैसे काम बशौक करता था। किसी नामालूम शख्स ने भारी मुआवजे के इवज उसकी खिदमात हासिल की थी। उस शख्स ने सारा इल्जाम उन 2 बगोड़ों पर डाल दिया जो मौके से राय फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए थे। बहरहाल वो शख्स अभी पुलिस की तहवील में था और उस पर मजीद तफ्तीश जारी थी। डॉक्टर मोंग ने पूरी बात सुनने के बाद गंभीर लहजे में कहा, मुझे तो उन दोनों वाकयात में एक खास रब्त नजर आ रहा है कि हमलावरों का ताल्लुक बिला वास्ता या बिल वास्ता हमारे दुश्मनों से है। मोंग का ये जुमला एहतियात का दामन थामे हुए था। मैं समझ गया उसका इशारा मुंशी खाइमन एंड कंपनी की जानिब था। पता नहीं जानूस ने इसका क्या मतलब अखज़ किया था। मैं ये भी नहीं जानता था कि डॉक्टर ने इस मामले में जानूस को किस हद तक इन्वॉल्व कर रखा था। डॉक्टर को मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि उसका मेजबान मुझे एक जरा पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुफ्तगू के दौरान में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जिस पर हम दोनों का बैक वक्त इज़हार राय जरूरी समझा जाता। डॉक्टर मोंग मुझे जानूस के बासर होने के बारे में तो बता ही चुका था। इस मौके पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि जानूस ने काठमांडू में खुफिया प्रॉपर्टी भी बना रखी थी। बहुत से कारोबार जिनका मालिक लोग किसी और शख्स को समझते हैं वो दर हकीकत जानूस की मलकियत थे। उनमें एक मिसाल होटल येलो पेगोडा की थी। कांतिपात पर वाकई शानदार होटल येलो पेगोडा का असल मालिक जानूस ही था। ये संजीदा गुफ्तगू जारी थी कि इंस्पेक्टर शिवा का फोन आ गया। फोन डॉक्टर मोंग रिफोशे ने रिसीव किया। शिवा पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर बड़ी तवज्जो से उसकी रिपोर्ट सुनने लगा। इसी दौरान में उसके चेहरे पर बिली जुली कैफियत नमूदार होती रही। कभी वह इंतहाई संजीदा हो जाता और कभी उसके तासरात से फिक्रमंदी छलकने लगती। रिसीवर रखने के बाद उसने बारी बारी हम दोनों को देखा और ठोस लहजे में बोला, 2 मुर्दा अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। शदीद जख्मी और बेहोश अफराद ने अभी तक जबान नहीं खोली। उन पर होने वाले तशद्दुद से जाहिर होता है कि वो आदी मुजरिम है और थाना जेल वगैरह उनके लिए नई बात नहीं है।
सुर्ख जीप की तरह वो गाड़ी और हैवी ड्यूटी ट्रक भी चोरी शुदा साबित हुए हैं। वो चंद लम्हात को सांस संवार करने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, दोनों काफिला वार वारदातों में बहुत से इशारे मुश्तरक मिलते हैं। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये वाकयात एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। बहरहाल शिवा की स्कीम मुझे पसंद आई है। वो एक लम्हे के लिए दोबारा मुतवक्किफ हुआ, फिर बताने लगा, शिवा आज की रात उन दोनों अफराद पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालकर उनकी जबान खुलवाने की कोशिश करेगा। अगर सुबह तक उसे कामयाबी ना हुई तो फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें रिहा करना ठीक नहीं होगा डॉक्टर मूंग, जानूस ने मोतरिज लहजे में कहा। डॉक्टर बोला, ये रिहाई एक सोचे समझे मंसूबे के तहत होगी। थाने से उन्हें रुखसत करने से पहले ही उनकी निगरानी का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया जाएगा। ये दो होशियार किस्म के सादा लिबास पुलिस वाले साए के मानंद उनके वजूद का हिस्सा बन जाएंगे। वो ट्रेसर और ट्रैकर का काम करेंगे। इस तरह पुलिस हेडक्वार्टर्स को उन दो अफराद से मुतल्लक लम्हा बलमा रिपोर्ट मिलती रहेगी और ये पता चल जाएगा कि उन लोगों का ठिकाना कहाँ है, वो किस के लिए काम करते हैं और उससे राब्ते के लिए क्या जरिया इख्तियार करते हैं। इस तरह फसाद की जड़ तक रसाई हासिल हो जाएगी। एक्सीलेंट। डॉक्टर मुंह खामोश हुआ तो मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, शिवा एक ज़हीन पुलिस इंस्पेक्टर है। जानूस ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस नोयत का कोई हरबा उस शख्स के साथ आजमाने की जरूरत नहीं जिसे मैंने पुलिस के हवाले किया है। उस पर तो सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा चलेगा। इस वारदात में मेरा एक कीमती आदमी जान से मारा गया। मैं अपने शोफर सिंगा की मौत को आसानी से फरामोश नहीं कर सकता। हमारे दरमियान मजीद थोड़ी देर तक इसी नोयत की गुफ्तगू जारी रही। फिर जानूस डॉक्टर मूंग से इजाजत लेकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा, वैदान, मैं बाहर निकलने की तैयारी करूंगा। इस सिलसिले में सबसे अहम काम मेकअप और गेटअप है। इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं। तुम दोनों तो 5 के बाद ही निकलोगे। मेरा मशवरा है तुम भी लियान की तरह थोड़ा आराम कर लो। वो एक लम्हे के वक्फे के बाद इजाफा करते हुए पूछने लगा, तुम लोगों को गाड़ी की जरूरत है या टैक्सी में सफर करना पसंद करोगे? मेरा ख्याल है टैक्सी ज्यादा मुनासिब रहेगी, मैंने जवाब में कहा। हम दोनों टूरिस्ट हैं। किसी भी अजनबी और गैर मुल्क में टूरिस्ट, टैक्सी और होटल में एक गहरा रिश्ता पाया जाता है। होटल को हम छोड़ रहे हैं, कम से कम टैक्सी से तो हमारा ताल्लुक बहाल रहना चाहिए ना। आखिर को हम टूरिस्ट हैं। आखिरी जुमला मैंने मानी खेज अंदाज में अदा किया तो डॉक्टर इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मेरा मशवरा यह है कि तुम अभी होटल अन्नपूर्णा से चेकआउट नहीं करो। वहां जाओ जरूर और इंतहाई जरूरी सामान भी उठा लाओ। वैसे भी उस होटल में तुम्हारी 3 दिन की बुकिंग है। तुम वहां क्याम करो या ना करो, मगर बुकिंग को चलने दो। इस तरह टूरिस्ट होटल और टैक्सी का मुसल्लस कायम और दायम रहेगा और ये फायदा भी हर वक्त तुम्हारे हाथ में रहेगा कि किसी इमरजेंसी की सूरत में इन 3 दिनों के दौरान में तुम वहां खामोशी से पनाह हासिल कर सकते हो। आइडिया उम्दा है डॉक्टर, मैंने तायदी अंदाज में कहा। समझो मैंने तुम्हारा मशवरा मान लिया। सैरो तफरी के लिए तुम्हें रकम की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, डॉक्टर मूंग ने सवालिया अंदाज में कहा। मैंने कहा, वैसे तो हम दोनों के पास अपने अपने क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। इसके अलावा डॉलर्स की सूरत में करेंसी नोट भी हैं। काठमांडू में सिर्फ MX अमेरिकन एक्सप्रेस और वीजा कार्ड कबूल किए जाते हैं, डॉक्टर मूंग ने बताया। डॉक्टर के मुकाबले में यहाँ का करेंसी एक्सचेंज 58 रुपए फी अमरीकी डॉलर है। इस हिसाब किताब को भी जेन में रखना चाहिए। मैं कोई पहली मरतबा नेपाल नहीं आया हूँ मूंग, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यहाँ के रस्म रिवाज और अदब आदाब से मुझे गहरी वाकफियत हासिल है। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी भी महाज पर मार नहीं खाऊंगा। दैट्स गुड। उसने एक मुख्तसर सा जुमला अदा करने पर इक्तफा किया। नेपाल में इंडिया और पाकिस्तान की तरह रुपया चलता है, ताम वैल्यू वगैरह में फर्क है। अमरीकी डॉलर और नेपाली रुपए का हिसाब तो डॉक्टर मूंग ने बता दिया। इंडियन रुपए के मुकाबले में नेपाली रुपए की कदरों कीमत फिक्स है। 100 इंडियन रुपए 159 नेपाली रुपए के बराबर समझे जाते हैं। नेपाल की करेंसी नोट 1500, 150, 10, 5, 2 और 1 रुपए की सूरत में है, जबकि 2, 5, 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के राइज हैं। मैंने डॉक्टर की इस गुफ्तगू में खास बात नोट की थी। इस हवाले से मैंने पूछ लिया, डॉक्टर मैं महसूस कर रहा हूँ जब हम शाम में यहाँ से निकलेंगे तो उस वक्त तक तुम्हारी वापसी नहीं होगी। तुमसे मुलाकात किए बगैर ही हमें जाना होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। मैंने इस सिलसिले में ज्यादा कुरीद नहीं की और अपने मतलब की बात पूछ ली। इस सिलसिले में मेरे जहन में एक कांटा सा पैवूस था और जानूस की मौजूदगी में होने वाली बातचीत के बाद तो ये कांटा कुछ ज्यादा ही चुभने लगा था। मैंने उस चुभन को पहली फुर्सत में दूर करना चाहा था। मूंग, साहिल की रुपोशी का राज तुम्हारे अलावा और किसको मालूम है? वो एक लम्हा सोचने के बाद अटल लहजे में बोला, मुझे उस शख्स को जिसके घर में साहिल को छुपाया गया है और तुम्हें, इसके सिवा किसी शख्स को बनक भी नहीं है। मैंने गहरी और इत्मीनान भरी सांस खारिज की। साहिल के हवाले से हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसकी लीजान को खबर नहीं थी। इस वक्त वो बात ले रही थी और मौजूदा बातचीत भी उसकी गैर मौजूदगी ही में हो रही थी। डॉक्टर मूंग ने एक मरतबा फिर रुखसत तलब नजर से मुझे देखा तो मैं उठकर लीजान के कमरे की जानी पड़ गया। लगभग 5 बजे शाम हम तैयार होकर बंगले से निकल आए।
चंद्रराम ने बड़े एहतराम से हमें रुखसत किया। दीगर सादा लिबास पुलिस गार्ड भी बड़े अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर मोंग अभी तक अपने मिशन से वापस नहीं लौटा था। रत्नापार, कांतिपात और दरबार पात के वस में वाक़े है। हम अपनी स्ट्रीट से निकले और पार के साथ साथ चलते हुए दरबार पात की तरफ आ गए। मौसम खुशगवार हो रहा था। इस खुशगवारियत में अच्छी खासी ठंडक रची बसी थी। वो जनवरी की आखिरी तारीखें थी। नवंबर से फरवरी के दौरान में नेपाल शदीद सर्दी की लपेट में रहता है। खसूसन दिसंबर और जनवरी यहाँ मौसम सरमा तस्वुर किया जाता है। उन दिनों दर्जा हरारत -6 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसके अलावा ठंडी ठार हवाएं भी कुल्फी जमाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमने मुनासिब गर्म लिबास पहन रखा था। दरबार पात पर वाक़े बस स्टॉप से हमें टैक्सी मिल गई। दिन के औकात में खटमंडू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए टैक्सी वाले 40 से 60 रुपए वसूल कर लेते हैं, जबकि शाम और रात में यही रकम 75 से 100 रुपए तक पहुंच जाती है। हमने टैक्सी वाले को क्लॉक टावर चलने को कहा और अंदर बैठ गए। क्लॉक टावर के नजदीक ही दरबार मार्ग पर होटल अन्नपूर्णा वाक़े था। मैंने यही सोचा, एक बैग में तमाम इंतहाई जरूरी अशिया भर कर ले आऊंगा, दूसरे बैग को आम और गैर जरूरी चीजों के साथ होटल ही में छोड़ दूंगा, ताकि अगर वापस कभी इस होटल में आने के इम्कानात पैदा ना हो सके तो किसी शय के ज़िया का एहसास ना हो। टैक्सी में सफर के दौरान में लियान ने अक्लमंदी का सबूत दिया और ताज़ा तरीन हालात पर कोई बात नहीं की। उसके बिलक्स नेपाल के मौसम और वहाँ मौजूद कुदरती हुस्न पर हम गुफ्तगू करते रहे। हमारी गुफ्तगू से पहला और आखिरी तासर यही उभरता था कि हम टूरिस्ट हैं। हम जिन संगीन हालात से गुजर रहे थे उनका तकादा भी यही था। होटल वाली कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आ बैठे। लियान काफी की तलब महसूस कर रही थी। मौसम की शिद्दत से निमटने के लिए उसकी तलब बरमहल थी। वेटर मेन्यू छोड़कर चला गया तो लियान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या लोगे शून? तुम काफी ले रही हो तो मैं भी यही लूंगा। मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। वो झट से बोली, मगर तुम्हें तो चाय काफी के इस्तेमाल से नींद आने लगती है। हाँ ये तो है, मैंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन मौसम की ठंडक को शिकस्त देने के लिए एक कप काफी पीने में कोई खर्च भी नहीं है। ये कुछ एब नॉर्मल सा नहीं है शून? वो एहतियातन वजदान की बजाय मुझे शून कहकर मुखातिब कर रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या एब नॉर्मल है? सर्दी को भगाने के लिए काफी पीना? वो गड़बड़ा गई। मेरा मतलब आमतौर पर तो यही सुनने में आया है कि चाय या काफी के इस्तेमाल से नींद उड़ जाती है, लेकिन तुम्हारे साथ मामला बिल्कुल उलट है। मामला हम दोनों के साथ ही उल्टा है। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। मेरे साथ क्यों और कैसे? वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा मतलब है, आमतौर पर तो यही सुनने में आया है कि शादी के बाद औरत माँ बनने की ख्वाहिशमंद होती है, लेकिन तुम्हारे साथ मामला ठीक है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। हम दोनों ही सीधे हैं, मतलब ये है कि हमारे साथ कुछ भी उल्टा नहीं है। ओके? मैं लियान की इस फरार नुमा वजाहत पर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरी मानी खेद मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए बोली, यहाँ से उठने के बाद मैं शून को फोन करूंगी। उसने रुखसत के वक्त मुझसे वादा लिया था कि काठमांडू पहुंचते ही मैं उसे अपनी खैरियत से आगाह करूं, लेकिन यहाँ कदम रखते ही जिस नोयत के वाकयात से वास्ता पड़ा उसमें ये बात मेरे ध्यान में नहीं रही। मैंने उसकी ख्वाहिश पर साथ करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं भी वसीम की खैर खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। तुम शून से बात कर चुको हो तो रिसीवर मुझे दे देना। वो अजीब सी नजर से मुझे तकने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रही हो, बात कर चुकू क्या मतलब? मैं इस वक्त शून ही से तो बात कर रही हूँ। इंसान इस कायनात का सबसे हैरत अंगेज अजूबा है। ये मौका महल की मुनासिबत से उसी तौर रंग बदलता है कि गरगट की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। इंसान नजरिया जरूरत का इस्तेमाल करके अपनी गलत बात को तस्लीम करवाने के लिए दूसरे की नाजायज बात को बड़ी डिठाई से कबूल कर लेता है। लियान जाती बच्चे के हवाले से सोच में वाक़े अपनी एब नॉर्मेलिटी को दुरुस्त साबित करने के लिए मेरे दिन के एक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल को सही मानने के लिए फौरन तैयार हो गई थी। काफी पीने के बाद न्यू जर्सी फोन करने की कोशिश की गई। कोशिश इन मानों में कि टेलीफोन एक राब्ता नहीं हो सका। 2-3 मरतबा की ट्राई के बाद ये पता चला कि दूसरी जानिब कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। ये गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। बहरहाल हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। हम सुबह भी अन्नपूर्णा से निकलकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ गए थे, लेकिन उस वक्त सब नॉर्मल था, जबकि अब की बार मैं यूं महसूस कर रहा था जैसे अब उस होटल की तरफ मेरा आना नहीं होगा, कम से कम इन 3 दिनों में तो नहीं जब तक की बुकिंग थी। मैं अपने इस एहसास को कोई तोजी पेश नहीं कर सका था। टैक्सी की जानिब कदम बढ़ाते हुए लियान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, वजदान, शून ने फोन क्यों नहीं अटेंड किया? वो परेशानी में मुझे वजदान कहने पर मजबूर हो गई थी। वो शून कहकर मुझसे शून का जिक्र नहीं कर सकती थी। जब से हम एक साथ थे मैंने बाद बराइल में उसे खासी उलझन और तजब्जुब में पाया। मैं उसका शोहर नहीं मगर उसके शोहर के रूम में था। शून के बेकअप में मैं हूँ बहू शून ही नजर आता था। मैं लियान की मुतामलाना बेबसी को समझ रहा था। बाज़ नाज़ुक जज्बाती बोर्ड पर वो चकरा कर रह जाती थी।
उसकी तशवीश दूर करने के लिए मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मुमकिन है शून इस वक्त घर में मौजूद ना हो। घर में मौजूद ना हो क्या मतलब? वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। हम यहाँ जिस तारीख को शाम को गुजार रहे हैं वहाँ न्यू जर्सी में अभी इस तारीख का सूरज तलू नहीं हुआ। न्यू जर्सी और काठमांडू के मुकामी वक्त में 11 घंटे से ज्यादा का तफावत है। मैंने लीजान से कहा, फिर तो तुमने बहुत बड़ी गलती की शून। वहाँ न्यू जर्सी में इस वक्त गहरी नींद के मजे लूट रहा होगा। तुम्हें मौका महल और वक्त देखकर उसे फोन करना चाहिए था। तुम ठीक कहते हो वहीदान। गलती का एहसास होते ही वो मोतदिल हो गई। मैंने कहा, हम डॉक्टर मूंग के बंगले पर पहुंचकर न्यू जर्सी फोन करेंगे, तुम फिक्र ना करो। यहाँ से रुखसत होने से कबल शून, वसीम और मिस्टर विंगिंग की खैरियत मालूम हो जाएगी। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर चौंक कर बोली कि हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। हाईवे वाली बस्ती की जानिब जाने का प्रोग्राम लीयान की गैर मौजूदगी में तरतीब पाया था। चुनाचे वो मेरे और डॉक्टर मूंग के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से आगाह न थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, आज रात 9 बजे हम डॉक्टर मूंग के साथ इस शहर से निकल जाएंगे। ओह, वो जोशीले अंदाज में बोली, इसका मतलब है तुम्हारी साथी का सुराग मिल गया? हाँ, एक सिरा हाथ तो आया है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। लिया न्यू जर्सी में मेरी बीवी बनकर यहाँ काठमांडू तक पहुंची थी। वो विंगिंग के लिए कई कारनामे अंजाम दे चुकी थी। इसका यही मतलब था वो काबिले भरोसा है। विंगिंग ने उसे यहाँ के मिशन के बारे में तफसीलन बताया था। बुध नीलकुंड वाली इबादतगाह और साइल वाला मामला उसे पोशीदा नहीं रखा गया था। लिहाजा मेरा मोहतात और मुबहम अंदाज देखते हुए वो शाकी लहजे में बोली, फैजान, मैं महसूस कर रही हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, खास तौर पर अपनी साथी के हवाले से। ऐसी बात नहीं ली जान, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिलहाल डॉक्टर मूंग ने मुझे भी ज्यादा तफसील नहीं बताई। बस इतना पता चला है कि मेरी साथी साइल को काठमांडू से 1 घंटे की मुसाफत पर हाईवे पर वाक़े एक बस्ती में रखा गया है। हम यहाँ से उस बस्ती तक जाएंगे, फिर कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद आगे बुंदील कुंड की इबादतगाह की तरफ बढ़ जाएंगे। आज आधी रात के बाद इबादतगाह में खून रेज मार्का होने वाला है। डॉक्टर के मुताबिक रब्बी मोशी हाइमन की टीम इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा बेश बहा खजाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगी और मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके सांस हमवार की, फिर बात पूरी करते हुए लीयान को बताया, हमें अपने दुश्मनों की इस कोशिश को नाकाम बनाना होगा। डॉक्टर मूंग रब्बी के महकूमों के अज़ाइम जानने ही क्या है, वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग किस अंदाज में कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। मेरी वजाहत ने लीयान को कदरे मुतमईन कर दिया, मगर मेरे अंदर एक नामालूम सी बेचैनी ने घर कर लिया। ये बेचैनी लीयान से मुतल्लिक थी। मैं नहीं जानता था क्या होने वाला था, लेकिन डॉक्टर मूंग ने लीयान को कोई बड़ा सदमा मिलने वाली जो बात की थी उसने मेरे ज़हन को उलझा कर रख दिया था, और इन लम्हात में ये उलझन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हम टैक्सी में आ बैठे। टैक्सी ने हमें दोबारा स्क्वायर में घुमाया फिराया, फिर सिंगा दरबार सेक्रेटरियल बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए वो रामशाह पाथ पर आ गई। कुछ देर बाद हम दरबार पाथ पर आ गए और फिर रत्ना पार्क पहुंच गए। टैक्सी पार्क के पहलू से गुजरने लगी तो मैंने एक फौरी ख्याल के तहत ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा। 1 मिनट भाई, पार्क के मेन गेट पर उतार दो। लिया ने मुझसे पूछा, क्या सीधा बंगले की तरफ जाने का इरादा नहीं है? मैंने किराया देकर टैक्सी वाले को फारिग किया और पार्क के गेट की समत कदम बढ़ाते हुए लियान से कहा, मैं थोड़ी देर इस पार्क में गुजारना चाहता हूँ, फिर यहाँ से टहलते हुए घर की तरफ निकल जाएंगे। इस पार्क से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। वो मजीद कोई सवाल किए बगैर मेरे साथ कदम उठाने लगी। रत्ना पार्क बहुत ही फरद बख्श जगह है। काठमांडू में क़याम के दौरान में मैं रोजाना सुबह यहाँ आया करता था। हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती और कुछ जॉगिंग भी। मैं शब रोज जिस किस्म के हंगामी हालात से निबर्द आजमा रहता था, उनके लिए जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद और फिट रहना जरूरी था। इस पार्क में उम्मीद रात 10 बजे तक खूब रौनक रहती थी, लेकिन मौसम की शिद्दत के बायस आजकल लोग जल्दी वहां से रुखसत हो जाते। पूरे पार्क में मुनासिब फासले से खंभों पर गार्डन लाइट्स रोशन थी, जो पार्क की खूबसूरती में इजाफे का बायस थी। इस वक्त मेरे ज़हन में नीलगिरी का ख्याल रचा बसा था। उस पुरअसरार हस्ती से मेरी पहली मुलाकात इसी पार्क में हुई थी। लियान खामोशी से मेरे साथ आगे बढ़ती चली आई। मैं बेहतियात पार्क के उस हिस्से की जानिब जा रहा था जहाँ मुझे नीलगिरी का टूटा हुआ मुजस्समा पड़ा मिला था। हम आगे पीछे चलते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए। उस तरफ दरख्तों की बहुतात थी और ये जगह आम पुख्ता रवशों से जरा हट कर थी। उससे थोड़ा आगे पार्क का हिफाजती जंगला था। मैं कुछ देर तक बेसबब यूं ही इधर उधर टहलता रहा। उसी जगह क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे से मुझे ठोकर लगी थी और मैं उस हसीन तरीन मुजस्मे को अपनी गाड़ी में रखकर घर ले आया था। फिर वो जिंदा हो गई थी। उस वक्त पार्क के माहौल में नीलगिरी के वजूद की मखसूस महक रची बसी थी। यूं लगता था जैसे वो किसी दरख्त की आड़ में छुपी खड़ी हो और मुझे हैरत ज़दा करने के लिए अचानक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ जाएगी। नीलगिरी ने मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। पिछले कुछ अरसे से गायब रहने के बाद वो दोबारा मुझे अपने वजूद का एहसास दिलाने लगी थी, मगर कदरे मुख्तलिफ अंदाज में, और उसका ये नया अंदाज मेरे लिए तशवीश का बायस था। पता नहीं वो अब मुझसे क्या चाहती थी।
नीलगरी तो किसी दरख्त की ओर से बरामद नहीं हुई, ताहम लियान ने मेरी बेमानी हरकत से बोर होते हुए कह दिया, फैजान तुम मुझे पार्क के इस नीम तारीख हिस्से में क्यों ले आए हो? मैं महसूस कर रही हूँ जैसे तुम किसी खास शय की तलाश में हो। हाँ वो बहुत ही खास थी, मैंने बेख्याली में कह दिया। वो कौन? लियान की चौंकी हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची। मैं संभल गया और बात बनाते हुए कहा, मैं अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ एक्सरसाइज करने आया करता था, बस उसी की याद आ गई। ओह। लियान ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त की एक याद को ताज़ा करने के लिए हम भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मौसम का तकादा भी निभ जाएगा और कुछ हाथ पांव भी खुल जाएंगे, मगर पार्क के किसी रोशन हिस्से की तरफ चलो। मुझे शरारत सूझी और मैंने बेसाख्ता कह दिया, क्या यहाँ नीम तारीकी में तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अगर मैं तुमसे डरी रही होती तो न्यू जर्सी से खटमंडू तक ना आती। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो मुझे कहीं से भी खतरनाक नहीं लगे। फिर वो बड़े दिल आवेज अंदाज में हंसी। उसने आखिरी जुमला बहुत बानी खेज अंदाज में अदा किया तो मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। इसी दौरान में वो बदस्तूर मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं उसकी इस अंदाज की संगीनी को भांप गया और संभलते हुए कहा, ठीक है हम जॉगिंग ट्रैक की तरफ चलते हैं। उधर मैंने घास के कते पर चंद अफराद को वर्जिश करते हुए देखा था। उसने कोई एतराज किया और ना ही किसी किस्म की बहस छेड़ी। हम नीम तारीख हिस्से से निकलकर मजकूरा मुकाम की तरफ चल पड़े। थोड़ा आगे आने के बाद लियान ने कहा, फैजान तन्हाई में मैं तुम्हें वैदान कहूँ तो तुम एतराज तो नहीं करोगे? इस वक्त तुम क्या कर रही हो? मुझे वैदान ही तो कहकर पुकार रही हो। मैंने मुतदिल लहजे में कहा, मैंने कौन सा एतराज किया है? वो तो मैंने एहतियात के पीछे नजर कह दिया था कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहरहाल बाज जगहों में पार्क के नीम तारीख गोशे से निकलकर कदरे रोशन हिस्से में पहुंचा तो महसूस हुआ जैसे नीलगरी की वो मखसूस खुशबू मेरा ताकुब करते हुए इधर आ गई हो। दरअसल पार्क में दाखिल होने के बाद से मैं मुसलसल नीलगरी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं अब ये मेरी सोच का नतीजा था या वाकई वो हस्ती मेरे साथ थी। अगरचे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो मेरी पुकार पर लब्बई कहेगी, ताहम फिर भी मैंने अपनी तसल्ली की खातिर उसे जेरे लब पुकारा, नीलगरी। जवाब में खामोशी रही। उसने मेरी पुकार पर लब्बई नहीं कहा, ताहम उसके हैरत अंगेज वजूद की सहरकार खुशबू मुसलसल मेरी सांसों में बसेरा किए रही। मैं उस खुशबू को कई मरतबा सांस के रास्ते अपने खून में जज़ब कर चुका था। और केडीएस स्कीम 1 के एक बंगले में तो मैंने नीलगरी के सहर अंगेज वजूद की करिश्मा कारी भी देख ली थी। वो रात मेरी जिंदगी की एक तारीख साज और अनमिट रात थी। उस नाकाबिले फरामोश रात में पर्वतों की बलका ने मुझे लज्जत हयात से रोशनास कराया था। हमने लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज की, फिर एक संगी बेंच पर बैठ गए। मैंने लियान से कहा, मैं आंखें बंद करके थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? वो मानी खेद अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी आंखें हैं, आराम करने के लिए इन्हें बंद करो या खुला रहने दो, तुम्हारी मर्जी है। लियान इस वक्त हल्की फुल्की छेड़छाड़ के मूड में नजर आती थी। मैंने भी जवाबन शोखी से पूछ लिया, अच्छा अगर मैं आराम करने के लिए तुम्हारी आंखें इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें तब एतराज होगा? तब भी नहीं होगा। वो खिलखिला कर हंसी। मैंने गहरी नजर से उसे देखा और संगी बेंच की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते इंसान अपने अंदर बंद हो जाता है। मैं भी खुद में बंद होकर खुद को तलाश करना चाहता था। मेरे वजूद का अटूट अंग मुझसे जुदा हो गया था। मैंने थर्ड आई के सामने साहिल के सरापा को उजागर किया और रक्शे तसव्वुर को उसकी जानिब दौड़ा दिया। नतीजा इसमें साबिक बरामद हुआ, मैं अपने वजूद के अटूट अंग तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हो सका। एक नामालूम बेनाम सी सफाक दीवार हमारे बीच हायल रही। डॉक्टर मून को 100% यकीन था कि उसने जिस लड़की को उस बस्ती में पहुंचाया है वो मेरी साहिल ही है। मुझे डॉक्टर मून की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, लेकिन दिल की अपनी मचलन थी। ये सीने के पिंजरे को तोड़कर खुली फदाओं में परवाज करना चाहता था और एक लंबी उड़ान भरकर अपनी मंजिल मेरी साहिल तक पहुंचना चाहता था। मगर पता नहीं कब किस सबब ये परिंदा फड़फड़ा कर रह जाता। मंजिल का सुराग पाने से पहले ही ये बेदम सा होकर जमीन से अलग था। रबी मोशी हाइमन की शातराना चाल ने मेरी जिंदगी की बिसात को तिल पट करके रख दिया था। साहिल को मुझसे दूर करने में उसी का हाथ था। रब्बी के तसव्वुर ने मेरी सोच को जहरीला कर दिया। मैंने आंखें खोल दी। कोशिश में नाकामी और मोशी हाइमन के बारे में सोचने की तलखी मेरे चेहरे से हुफीदा थी। ये तासरात लिया ने नोट कर ली और गहरी तशवीश से बोली, क्या बात है वैदान, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कोई बात नहीं, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक ही हूँ, तुम फिक्र ना करो। चलो घर चलते हैं, वो मशवरा देने वाले अंदाज में बोली। चलते हैं, 1 मिनट। मैंने ये कहते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। इस बार मैंने तीसरी आंख के तवज्जो से नीलगरी को ट्रेस आउट करने की कोशिश की। इस कोशिश में भी मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। झुंझलाकर मैं आंखें खोलने ही वाला था कि एक नामानूस आवाज मेरी समा से टकराई। तुम यहाँ बैठे तसव्वुर के करतब की बाजियां दिखाते रहो। और वहाँ जुमला अधूरा छोड़कर आवाज मासूम हो गई।
इस बात में 1% भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो आवाज नीलकरी ही की थी। वो यहीं कहीं मेरे आसपास मौजूद थी, मगर मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी मखसूस आवाज सुनते ही मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल ली तो ली यान भी बुखला गई। क्या हुआ वहीदान? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कुछ नहीं। मैंने नीलकरी की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, कुछ तो है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, मैं महसूस कर रही हूँ तुम्हें किसी खास चीज की तलाश है। किसकी, ये तुम ही बता सकते हो। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय सरसरी अंदाज में कहा, घर चलते हैं। फिर मैं बेंच पर से उठकर खड़ा हो गया। फैतान, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लियान ने शाकी लहजे में कहा। अगर दानिस्ता या किसी मसलत की बिना पर नहीं बताना चाहते तो दूसरी बात है। मैंने उसकी तशफी की खातिर कह दिया, बाद में बता दूंगा। इस वक्त मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? फिलहाल मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा। फिर लियान ने मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया और हम रत्ना पार्क से बाहर निकल आए। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जुमला था, अधूरा जुमला गर्दिश कर रहा था। तुम यहाँ बैठे तसव्वुर के करतब बाजियां दिखाते रहो और वहाँ यह आवाज 101% नीलकरी की थी। उसने मुझे कोई नहायत ही अहम इशारा दिया था। वो मुझे किसी बात से बाखबर करना चाहती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी, मेरी किसी कोताही, किसी गफलत की निशानदेही करना चाहती थी। मैं जैसे जैसे सोच रहा था मेरा जहन उलझता चला जा रहा था। फिर मेरा ध्यान आपो आप साहिल की तरफ चला गया। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसी हस्ती को हासिल थी। शायद नीलकरी मुझे साहिल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। एक वही थी जो मुझसे दूर थी और उस पर भी किसी वक्त कोई भी मुसीबत नाज़िल हो सकती थी।